भाई आज तो बहुत बड़ा दिन है। आपको भोलेनाथ ने आप लोग को आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी की गदा लगता है भाजपा के अहंकार पर चल गई आज। दतिया में साफ हो गए लोग और बांकीपुर में साफ हो गए लोग। क्या कहेंगे इन विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर? मुझे तो ये लग रहा है बीजेपी। कि ये घोसी मूवमेंट है। 2023 में घोसी में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा हारी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। जी पाठक जी, मैं हमेशा जीत की बधाई दी जाती है, लेकिन मैं बीजेपी को हार की बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इतनी बधाई ले चुके हैं जीत की कि अब उनको हार की भी बधाई लेने की आदत पड़ जानी चाहिए। मैं मनोज यादव, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी को उन दोनों सीटों पे बुरी तरीके से हार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये हार का लगातार जंजाल आपका बना रहे 2029 तक, और इसके बाद आप देश से आपका सफाया हो जाए। बड़ी बात यह है कि आखिर जो डबल इंजन की सरकार है और जो इनका रवैया है, एक अहंकार आ गया था बीजेपी के अंदर कि हम, वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर गली का कुत्ता भी लड़ा देंगे तो वो चुनाव जीत लेगा। ये एक हम्म। अहंकार बीजेपी के अंदर था। गली का कुत्ता हम्म। पकड़ा और कहन कुत्ता कहन बिल्ली। ये प्रत्याशी। हाँ कुत्ता कुत्ता, बिल्ली। अच्छा बिल्ली भी कह लो, बिल्ली भी कह लो, हमें कोई हाँ। दिक्कत नहीं। तो वो अहंकार टूटा, वो अहंकार टूटा, और बीजेपी को इस बात का इल्म अच्छे से हो जाना चाहिए कि हर नेता का बीजेपी में अपना एक ऑरा है। हम्म। हर दल में हर नेता का अपना ऑरा होता है। बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जब आपने इतने कद्दावर नेता का, जिनको आपने गृह मंत्री, एक तो गृह मंत्रालय सारे नेताओं को मिलता नहीं है। हम्म। आ, ये बात स्पष्ट हो गई कि अब बीजेपी में मुझे लगता है कि शायद अमित शाह से बड़े नरोत्तम मिश्रा हैं। वो भी चाणक्य के रूप में ही जाने जाएंगे। उन्होंने आ, अमित शाह, जेपी, अच्छा, उनके आप जो, दतिया की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, तो अब उनका टिकट काटा, हम्म। तो जाहिर सी बात है वो बड़े नेता थे, उस क्षेत्र के बड़े नेता थे। और मैं बधाई अपनी पार्टी के एक जन अल्फा को भी दूंगा। वो जन हम्म। अल्फा है नवरत्न लाल हम्म। यादव, हम्म। जो दतिया में चुनाव प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का, हम्म। गठबंधन की तरफ से। और उनको भी बहुत ढेर सारी बधाई। उन्होंने पूरी मेहनत की और चुनाव वहां पे जिता दिया कांग्रेस को। तो हम्म। अब जहां जनजीत जन अल्फा जब पहुंचने लगेगा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन होना तय है। क्योंकि जितना खतरनाक जनजी है, उससे भी कई गुना खतरनाक जन अल्फा है। वो भी छोटा है, वो भी कक्षा 10 के अंदर ही वाला है, वो भी 10वीं के ऊपर वाला नहीं पहुंचा है। तो वो निश्चित तौर पे अब वो पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, जनता के बीच में संवाद, ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि शायद अब बीजेपी जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें हम्म। दखल देना बंद करेगी। जो दिल्ली में बंद बैठे करें। लोग हैं, अगर हम्म। वो स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर लगातार करेंगे, तो बहुत ही मेरे मैं ख्याल से मैं और भी आपको परिणाम 1 मिनट बहुत बड़े। रोकूंगा। तो मोहन यादव पर भारी पड़े समाजवादी पार्टी के समर्थक जन अल्फा नवरत्न यादव। अब मोहन यादव और उनका मामला क्या है ये मुझे नहीं पता। जिसने भी टिकट कराया होगा वो समझे, उसका काम समझे। नहीं नहीं, मैं उनसे आप कोई, नवरत्न यादव आप सोचिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे आजाद समाज पार्टी ने भी एक यादव उम्मीदवार उतार दिया था। और मोहन यादव मुख्यमंत्री होते हुए भी दतिया में यादव वोट नहीं दिला पाए भाजपा को। जो सीट भाजपा का गढ़ होती थी, नरोत्तम मिश्रा मात्र 2-2.5 हजार वोटों से हारे थे। इस बार वो 12-13 हजार वोटों से हारती दिखाई दे रही है। और आजाद समाज पार्टी लगभग 15 हजार से ज्यादा यादव वोट उनको मिल गया है। और आप जाहिर सी बता रहे बात हैं है। कि समाजवादी पार्टी के अल्फा प्रशंसक नवरत्न यादव वहां प्रचार कर रहे थे दतिया में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जन अल्फा है, जन अल्फा। और समाजवादी पार्टी का जन अल्फा जो पूरा कैडर है, वो बड़ा मजबूत है, बोलने में भी, काम करने में भी, और पार्टी को आगे ले जाने में भी।
तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी का अहंकार टूट रहा है और टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। मैंने सुना है कि बांकीपुर विधानसभा में कोई नितिन नवीन जी हैं अरे आप जो ऐसे कह रहे हैं। अध्यक्ष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी अपना अच्छा, आपको बूथ हार जानकारी गए। नहीं थी? नहीं, मैंने सुना है, तो मैं जाहिर सी बात है एक बुद्धिजीवी पत्रकार के सामने हूं तो कंफर्मेशन के साथ तो बात कहूंगा नहीं, मैं तो आपसे ही कंफर्म कराऊंगा कि हम्म। नितिन नवीन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी वो अपना बूथ हार गए। क्या कहूं मैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है कोई। नरोत्तम मिश्रा भी अपना बूथ हार गए, ये भी एक बड़ी बात है। अब अब नरोत्तम मिश्रा हारे को तो कि कहा जा हरवाया ही सकता है तो कि वक्त उन्होंने बताएगा। हरवा दिया होगा। नरोत्तम मिश्रा ने तो हरवा दिया होगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा तो रोने लगे थे, उनके दो आंसू नहीं थे, वो बीजेपी की जीत को धुल दिए थे उनके आंसुओं में। हम्म। मुझे ऐसा लगता है पाठक जी कि बीजेपी को शायद अब आ, समझ में आ गया होगा कि नहीं, अब राजनीति करने के लिए सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। यही विपक्ष भी चाहता है, विपक्ष भी यही चाहता है कि सत्ता किसी की रहे। समाजवादी पार्टी तो इस बात की हमेशा से प्रशंसक रही है कि सत्ता किसी की भी रहे, बात सबकी सुनी जानी चाहिए। जैसे हमारे नेता का नेचर था, हमारे श्रद्धेय आदरणीय अब दुनिया में नहीं है मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी यही नेचर था, सत्ता मेरी है आपकी वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन बात सबकी सुनी जानी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी वो चमत्कार करेगी जो चमत्कार नमस्कार के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाएगा, और एक बड़ी आ, बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। पंजाब पुनः आपको मुबारक। और जो स्टेट होंगे जहां बदलाव है, चाहे वो उत्तराखंड हो, और भी जो स्टेट होंगे, निश्चित तौर पे बदलाव की राजनीति होगी। बड़ बोले नेताओं से कांग्रेस बचती रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर बड़ बोले नेता बोलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा। बाकी मेहनत करने वाले लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे जीत हासिल होगी कांग्रेस को भी। जी। इस उपचुनाव से क्या असर देखते हैं आप उत्तर प्रदेश के चुनाव, इन दोनों उपचुनाव उत्तर में जो जीत प्रदेश, हुई? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी और बात की मोहताज नहीं है कि फला जगह चुनाव हारे जीते। जैसे पश्चिम बंगाल था, पश्चिम हम्म। बंगाल में चुनाव हारी ममता जी और बीजेपी जीती, वो अपनी जगह एक बात हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तन्मयता के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, और उसी तन्मयता के साथ जो भी दल काम करेगा पूरे देश में उसके पक्ष में समीकरण बनता चला जाएगा। बीजेपी अब वो गाने की तरह बुझता हुआ चिराग हूं तेरे मजार का, तो अब बीजेपी बुझता हुआ चिराग है। अब उसमें बीजेपी जितना तड़फड़ाएगी, जितना वो करेगी, मैं तो कहूंगा कि चला चला की बेला है। 27 आने वाला, 29 तक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी को अपनी बेहतर पारी खेल के और बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर देना चाहिए। क्लीन बोल्ड, वो क्या हेड विकेट होता है, हेड विकेट करा देना चाहिए, जिससे कि बीजेपी विपक्ष में बैठ जाए। अन्यथा जबरदस्ती राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को और नुकसान झेलना पड़ेगा। जिस पैटर्न की पॉलिटिक्स इन्होंने की है, अगर विपक्ष ने वही पैटर्न सत्ता में आके अपना दिया तो बीजेपी जैसा राजनीतिक दल भारत में कभी हुआ करता था, ये भी व्यवस्था नहीं रह जाएगी। क्योंकि मकान तो सब पे है, दुकान सब पे है, फैक्ट्री सब पे है, स्कूल सब पे है, मेडिकल कॉलेज सब पे है, मैनेजमेंट कॉलेज सब पे है, अकूत धन सब पे है। तो जाहिर सी बात है सीबीआई ईडी लगा दो और पार्टी खत्म कर दो। ये पैटर्न का पश्चाताप अगर समय रहते बीजेपी कर लेगी तो मुझे इतना विश्वास है कि एक विपक्ष के दल के रूप में जरूर रहेगी। लेकिन अगर ये पैटर्न, जो पैटर्न बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में अपनाया है, बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी का कोई भी चाम इस पूरे देश में अब नहीं रहा। खासकर जंतर मंतर के वो आंदोलन के बाद तो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बीजेपी को पसंद नहीं करता है, मनोज जी, एक यहाँ तक चीज कि एक बीजेपी चीज के लोग एक नहीं पसंद। चीज एक चीज मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि दतिया में तो आप लोगों ने, इसका मतलब कि चूंकि झांसी और ग्वालियर अगल बगल का मामला है, एक यूपी बॉर्डर से ज्यादा दूरी नहीं है,
दतिया में मैं सही तो अगर मानूं तो माँ पीताम्बरा का मंदिर, अगर मैं सही हूं तो उस वक्त मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं पा रहा। तो कहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी तो मतलब वो कहता ना, हनुमान जी गदा चल गई भाजपा के ऊपर। नहीं, क्यों नहीं असर होगा, क्यों नहीं असर होगा? ये देश, लोग कह सकते हैं, अर्थशास्त्री कह सकते हैं, राजनेता कह सकते हैं कि ये देश अर्थव्यवस्था से चलता है, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो बहुत बातें सोचता है, चिंतन करता है, मैं जानता हूं ये देश भावनाओं से चलता है, पूरी तरीके से भावनाओं से चलता है। पाठक जी, इस देश में भावनाएं इतनी प्रबल हैं। मुझे याद है मेरे गांव में एक मुस्लिम दर्जी था, जाति का, मेरे गांव के बगल का मामला है, और वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हो, और उसके पास साइकिल थी बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं था प्रचार करने। साइकिल से जाता था, अपनी झोली फैला के वोट मांगता था, बड़े बड़े लोगों को चुनाव हरा दिया, बड़े बड़े लोगों को सीट पर साइकिल से। यानी भावनाएं उसके साथ हो गई उस क्षेत्र की। ठीक इसी तरह मुझे अच्छे से याद है, हरदोई में एक जिला में एक है पैदल वाले जिला पंचायत, यादव जी हैं, वो पूरा चुनाव प्रचार पैदल चल के किए, उनके पास साइकिल भी नहीं थी, वो भी चुनाव जीत गए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये देश भावनाओं में बह जाता है, भावनाओं से चल जाता है। तो आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था ट्रिलियन मिलियन बिलियन पता नहीं क्या क्या बता सकते हैं, लेकिन ये देश रियल में भावनाओं से चलता है। और राम मंदिर ट्रस्ट की चंदा चढ़ावा चोरी इस देश की आम से आम नागरिक की भावनाओं को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता अच्छा, है। अगर आप ये बताइए, आज राम गोपाल जी ने पप्पू यादव को कहा कि भाई चढ़ावा चोरी में कोई भी संत इन्वॉल्व नहीं था, पप्पू यादव को संत की वेशभूषा में नहीं आना चाहिए था, पुजारी की वेशभूषा में। ये अचानक से 2 दिन बाद आप लोगों ने स्टैंड क्यों बदल दिया? पप्पू यादव से क्यों दूरी बना ली समाजवादी पार्टी? अब ये मत कहिएगा कि राम गोपाल यादव का अपना व्यक्तिगत बयान। वो हमारी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, हाँ, राज्यसभा के मेंबर हैं, हाँ, और पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड में हैं। मैं कैसे ये शब्द कह सकता हूं कि वो उनका निजी विषय है? नहीं, जाहिर सी हम लोग बात है। बोल देते हैं ना कि ये भाई उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, नहीं है। वो पार्टी के जो प्रमुख महासचिव वो हैं, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव दो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, उपाध्यक्ष का भी एक पद होता है। लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है, निश्चित तौर पे वो इंडिविजुअल है, वो उनका कोई दल तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो मैं तो कह रहा था कि अगर वहां आना चाहिए था तो चंपत राय के भेष में आना चाहिए, और पप्पू यादव की जगह कोई और सांसद को बैठाना चाहिए था, जो दुबला पतला होता और चश्मा वश्मा लगा के सिदरी पहन के बैठता तो और मजा आता। बीजेपी जो घटिया राजनीति कर रही है ना, जो भगवा 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 अपमानित हो गया, भगवा ये हो गया, भगवा हो गया, उससे बीजेपी को निजात मिल जाती किसी दुबले पतले सांसद को। अरे राज्यसभा के वही मेंबर थे, क्या नाम है उनका, पवन खेड़ा जी, वही मेंबर मेरे ख्याल से राज्यसभा के बने, उन्हीं को बैठा देते बना के चंपत राय, कांग्रेस के लोग बिल्कुल क्लियर हो जाता। लेकिन अब उन्होंने बनाया नहीं। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे धार्मिक मामलों में कभी किसी का अपमान करने में विश्वास पाठक जी कभी नहीं रखते। वो अलग बात हो सकती है कि हम राजनीति का धर्म में समावेश और धर्म में राजनीति का समावेश नहीं करना चाहते हैं ना, कभी हमारी ये लाइकिंग रही है हमारी पार्टी की, ना हमारी आइडियोलॉजी की। लेकिन बीजेपी इस चीज में माहिर है, वो भगवान में राजनीति, धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म, सब का कॉकटेल मिला के पी जाती है और सत्ता का उपभोग कर लेती है। तो समाजवादी पार्टी सदा ये चाहती है कि नहीं, संतों ये का, बयान महंतों 3 दिन का, बाद क्यों आया? तमाम लोगों का सम्मान होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये 3 दिन बाद ये बयान क्यों आया भाई? जब उनसे पत्रकार कोई पूछेगा तो जवाब देंगे, पत्रकार कोई पूछेगा तभी तो पार्टी बयान देगी।
आप नहीं पूछेंगे तो हम कोई माइक लगा के थोड़ी नहीं आने जा रहे हैं बताने के लिए। राय है, जब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तभी तो हम जवाब दे रहे हैं। ये आप राय बड़ा ना पूछे तो डिप्लोमेटिक आप जवाब है मनोज जी। आप अरे नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी पार्टी ये नाम कोई, को प्रवक्ता अरे बनाया एक मिनट, एक मिनट है। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल बात बता दूं कि कोई ऐसी स्थितियां तो थी नहीं पाठक जी, सुनामी आ गई, समाजवादी पार्टी बयान नहीं देगी तो गड़बड़ा जाएगा, सुनामी की इंफॉर्मेशन नहीं देश को पता चल पाएगी। आप पूछेंगे तो ये व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी अपना ये मानना है। मैं तो उन्होंने वो कोई वहां के कोषाध्यक्ष था, उनका रोल किया था। बीजेपी को मौका मिल गया और इस बात का विपक्ष के लोगों को सदैव ही ध्यान रखना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। मैं पूरा एफआईआर बयान भी पढ़ के करा दिया। सुना दे रहा हूं दर्शकों को। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे और चंदा चोरी के कथित मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव द्वारा किए गए नाटकीय प्रदर्शन से किनारा कर लिया है। रामगोपाल यादव ने इस प्रदर्शन को गलत बताया और स्पष्ट किया कि साधु संतों का इस तरह के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ आपके अयोध्या के सांसद ये कह रहे थे कि अरे ये नाटक ही तो था, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। ये बयान अवधेश प्रसाद का पहले आया है, अब राम गोपाल जी आज ये बयान दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को लग गया कि भाई इससे नुकसान हो सकता है। मैं देखिए साफ बात देखिए कह रहा नहीं हूँ, ना, नहीं, ना, ये राजनीतिक पाठक नफा जी नुकसान आप को सोचकर ही ये बयान राम गोपाल यादव ने दिया है। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी हम्म कैडर के और संगठन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। हम्म एक सांसद, एक विधायक होना एक बात हो सकती है, वो हम्म अपने क्षेत्र तक का व्यक्ति रहता है, ठीक है, वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम्म अवधेश प्रसाद जी भी। उन पे एफआईआर हुई है और लोगों पे एफआईआर की गई, कांग्रेस के नेताओं पे एफआईआर हुई है और अम, पप्पू यादव पे एफआईआर हो गई है। तो बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और वो साधुओं को आगे कर रही है। पूरे साधु नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ साधु जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं वो साधु लोग आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि भगवा का बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया। बीजेपी से भक्ति की पिच पे मुझे नहीं लगता है कि किसी को लड़ना चाहिए। ये एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें माहिर हैं। उनके अंदर कला है भगवान को बेचने की, उनके अंदर कला है भगवा को बेचने की, उनके अंदर कला है धर्म को बेचने की, उनके अंदर कला है वो धार्मिक सांस्कृत रीति रिवाजों को बेचने की, उनके अंदर कला है, वो उसी का खाते हैं। अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात का कि मनोज इस तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग यही खाते हैं, इसी की कमाई खाते हैं। तो अच्छा, जिस चीज की कमाई खाता है वो एक्सपर्ट होता है कि नहीं, ये बताइए पाठक जी, ये मेरा सवाल आपसे। वो एक्सपर्ट होता है, अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। तो जो एक्सपर्टीज जिनके पास है हम्म उनकी पिच पे क्या जाना, उनसे क्या बात करना, ये तो सिंपल सिटी की बिल्कुल एक साधारण बात है। तो समाजवादी पार्टी बीजेपी की पिच पे जाके राजनीति करने पे कोई बात नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी की बात कर रही है और चढ़ावा चोरी पे ये मांग कर रही कि ये आप इस पे सही से जांच कराओ और जो दोषी है उनको जेल भेजो। बाकी अच्छा आप ये जितना बताइए खा पी रहे कि हो, खाओ पियो, खाना पीना तो आपका काम है और क्या करोगे। और आपके अंदर कोई गुण भी तो नहीं है। भगवान को बेच के सत्ता प्राप्त करते हो, भगवान को ही धर्म को बेच के आप अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो, उसके लिए हमें नहीं कुछ कहना, लेकिन चोरी तो ना करो, खा तो रही हो उनके दम पे। जी ये एक अंतिम सवाल, चूंकि आप व्यस्त बहुत रहते हैं, ये केदारेश्वर महादेव मंदिर का विधिवत उद्घाटन कब होने वाला है? निश्चित तौर पे जल्दी होगा, उसकी आधिकारिक सूचना सभी को मिलेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से उसका उद्घाटन किया जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी देश नहीं अपितु पूरी दुनिया में केदारेश्वर मंदिर का नाम होगा, चर्चा होगी और भगवान शिव के उस समाजवाद को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाएगी। इकलौते भगवान हैं जिनके यहाँ सबका मामला है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे
आदिमानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे दानव हो, चाहे देवता हो, सबका उनकी शंकर जी की बारात में देखिए, सुख शनिचर भी गए थे, इंद्र भी गए थे, सब गए थे, सभी लोग उनकी बारात में गए थे। तो और भालू भी गए थे, रीछ भी गए थे, सब गए थे, गाय बैल भैंस सांप चलिए, बांकीपुर में फिलहाल जो है लगभग निर्णायक बढ़त बना ली है प्रशांत किशोर ने। अब 30-32 हजार वोटों की काउंटिंग बाकी है और प्रशांत किशोर 16 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। और एक लाइन बोली है कि 30 दिनों में 31 साल का किला ढा दिया जनसुराज ने। लेकिन मनोज जी, एक सवाल ये है कि आरजेडी जो आपका सहयोगी है वो इस चुनाव में तीसरे नंबर पर है। देखिए, निश्चित तौर पे वो बड़ी शिफ्टिंग हुई है वोट की। बीजेपी का जो वोट था वो शिफ्ट होके उनकी तरफ गया और खासकर फॉरवर्ड वोट बड़ी पैमाने पर शिफ्ट हुआ है। और प्रत्याशी का विरोध था, वो क्या पैरासूट वाला प्रत्याशी नहीं पसंद कर रहे थे वहां के लोग। तो उन्होंने एक सिंपथाइज में, या कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को जिस तरह से 0 सीटें मिली थी, वो उनकी उनका भी रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होना चाहिए, उनके भी दल की एक सीट होनी चाहिए, बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे गठबंधन के साथी जो आरजेडी है, निश्चित तौर पे आरजेडी अपना बेहतर करेगी, और बेहतर तब होगा जब वो नीतीश जी के दम पे जीतने वाले दल पूरी तरीके से अब आरजेडी से लड़ेगा जब आने वाला चुनाव। तो निश्चित ही बहुत बेहतरीन चुनाव 2031 में देखने को मिलेगा बिहार में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली बार तेजस्वी जी वहां के मुख्यमंत्री बने। चलिए सर, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो इस चुनाव में भाजपा को छोड़ चुका था, छोड़ गया। और लगभग जो आंकड़े बता रहे हैं 10 से 12% भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों का मोहभंग हुआ है। नरेंद्र मोदी से अगर ये हालात हैं अगस्त 2005 में और यही स्थिति बरकरार रही 2027 तक, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी भाजपा को 2012 के लेवल तक पहुंचा देंगे। इसका फायदा किसको मिलता है, अखिलेश यादव का को या किसी प्रशांत कुमार जैसे किसी नए आदमी की एंट्री भी? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमिलनाडु में एक पार्टी बनती है और उत्तर प्रदेश डीएमके में एडीएमके के फायदा बीच। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को ही होगा, ना दूसरा चलिए कोई दल, ना कोई दिल। ये बात आपको चलिए मैं स्पष्ट कर दूं, इस पे कोई इफ किंतु परंतु बट कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक सीटों की बयान संख्या भी नहीं जरा, बताऊंगा। एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, कुछ हमारे संस्कार की बात हुई है छात्रों की, जरा मैं अभी बता रहा हूँ। राज्यपाल महोदया बोल रही हैं, जंतर मंतर पर कुछ छात्रों ने माहौल बिगाड़ा, वो पढ़े लिखे थे लेकिन उनमें संस्कार नहीं। कौन कह अब रही मैं है? उत्तर प्रदेश राज्यपाल की महोदया राज्यपाल? है भाई, इनको राज्यपाल महोदया की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं यही वो बयान नहीं, वो दर्शकों के पूरे देश, सामने बोले। बीजेपी बोला दरअसल में अब राजनीति के साथ साथ संस्कारी ज्ञान देने में जुट गई है। अब इनको संस्कारी ज्ञान देना है, तो निश्चित तौर पे जिस उत्तर पार्टी प्रदेश में नहीं। सबसे ज्यादा आरोपी हो, जिस पार्टी के कई विधायक दुष्कर्म के मामले देखिए में पाठक आजीवन जी, ये कारावास बात की बड़ी सजा नहीं है। काट रहे हो। ये बात बहुत पुरानी हो गई, ये बात कहने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको सीधा जवाब दिए दे रहा हूँ। हम्म, बीजेपी को बहुत शौक है संस्कार देने का, शुचिता की बात करने का। उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब इनको संस्कार दल के रूप में परिवर्तित करके सामाजिक संगठन बना देगी। जाओ देश में आरएसएस के माध्यम से संस्कार बांटो, शुचिता की बात करो। अब राजनीति करने की क्षमता आप में न रही। सीधी वो बात, नो बकवास। इनके संस्कार को यति नरसिम्हानंद ने बताया था कि चंपत राय के क्या संस्कार थे। आप कहो इसलिए भाई, आप आरोप लगाओ हमारे पास, तो मैंने तो मैंने कहा ही यति था। नरसिम्हानंद ने बताया था कि चंपत राय के क्या संस्कार थे। हाँ, तो वही बांटेंगे, वही बांट ही रहे हैं, लेकिन दल में बैठ के नहीं, आप संगठन के रूप में करें, और और संतोष दुबे चाहे के भी इंटरव्यू अत्याचार जाके करें देख चाहे लीजिएगा आप भ्रष्टाचार लोग। करें। अयोध्या वाले संतोष दुबे के भी इंटरव्यू देख लीजिएगा कि कैसे संस्कार उन्होंने बताए थे आरएसएस वालों के। तो अब खैर इसीलिए सर, मैंने कहा राजनीति में इनका स्पेस नहीं है। अब ये संस्कार संस्कार खेलें, गंदे वाले।
चलिए मनोज जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जब अगली मुलाकात होगी तब तो कुछ और अच्छी खबरें आएंगी।